सो प्लेस ऑफ सप्लाई, कल हम टाइम ऑफ सप्लाई किए थे, टुडे वी विल बी कवरिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई भी है जो, इसकी भी अलग ही इंपॉर्टेंस है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कल करा था, सॉरी। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज में जो है एक थोड़ा सा चेंज आया है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। चेंज क्या आया है वहां तक पहुंचते हैं थॉरो अंडरस्टैंडिंग के साथ कि सर्विसेज जो है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना क्या जाता है, मींस आज की डेट में क्या माना जाता है और पास्ट में क्या था, एंड व्हाट चेंज्ड दैट इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट में क्या पॉइंट है जो सर्विसेज में इंपॉर्टेंट है, बारिंग दैट पॉइंट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगी। सो वी टेक दैट एंटायर जर्नी। सो place of supply of services where location of supplier and recipient is in India। पहले जब हम बात कर रहे हैं वो दोनों ही जो है, सप्लायर भी और रिसिपिएंट भी दोनों ही हिंदुस्तान में है। इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। जो चेंज आया है वो आया है इफ द सप्लायर इज इन इंडिया बट द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज आउटसाइड इंडिया। उस वाले सिनेरियो में चेंज हुआ है। आपकी बुक्स में जो लिखा हुआ होगा कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दैट इज एक्चुअली द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। मींस नॉर्मल कोर्स में जब हम कल गुड्स की बात कर रहे थे तो गुड्स में था कि सप्लायर जहां पर है वो प्लेस ऑफ डिलीवरी डिपेंड डिटरमिन नहीं करता है। जो आपका लोकेशन जहां पे डिलीवरी हुई है, जहां गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट होती है कि बस पहुंच गए जी गुड्स, दैट एक्चुअली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज के केस में इससे थोड़ा सा उल्टा था कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता था, खासकर अगर गुड्स जो मतलब अब क्या क्या है देखते हैं एक बारी। सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज में अब सर्विसेज जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, क्योंकि सर्विसेज को आप देख तो सकते नहीं, दे आर इनटेंजिबल, यू कांट टच देम। आप फील नहीं कर सकते हो कि बता सको कि यार ये सर्विसेज इस जगह पे टर्मिनेट हुई हैं। तो हर एक कंटेक्स्ट के साथ जो है डिफाइन की गई हैं कि कौन सी सर्विसेज जो है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा माना जाएगा। जैसे इफ वी टॉक ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो सर्विसेज हैं that is defined under section 12 subsection 3, the place of supply is the location of immovable property। जो immovable property की लोकेशन होगी, सर्विसेज कहीं से भी डिलीवर हो रही हो, आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। दिस रूल अप्लाइज टू सर्विसेज लाइक दोज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और होटल एकोमोडेशन। एग्जाम्पल, एन आर्किटेक्ट इन दिल्ली डिजाइन ए हाउस इन मुंबई। मीन्स दिल्ली में बैठा हुआ एक आर्किटेक्ट जो है वो बॉम्बे में हाउस डिजाइन कर सकता है। अब वो अगर बॉम्बे के किसी प्लॉट की जो सर्विसेज है वो डिफाइन कर रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो मुंबई है, वो दिल्ली नहीं है। इज इट क्लियर? जब हमने प्लॉट बताया कि वो बॉम्बे में है, और सर्विसेज आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्ट जो है उसे तो बॉम्बे जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो घर बैठे ही नक्शा बनाना है उसने उसने वो नक्शा दिल्ली में ही बना दिया। मगर क्योंकि घर जो है वो या बिल्डिंग जो है वो बॉम्बे में बननी है, तो जो प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, द सर्विसेज विच रिलेट टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, दे एक्चुअली आर कंसिडर्ड टू हैव बीन सप्लाइड at the place of immovable property। होप क्लियर? कोई डाउट नहीं इस पॉइंट पे? नो सर। कंफ्यूजन आ सकती है, कभी अचानक से कोई सवाल पूछ ले तो उसका जवाब जो है एक आध बार गलत हो जाएगा, हो जाए पहले हो जाए पेपर से, जितने जितने भी गलत होने हैं पेपर वाले दिन गलत नहीं कर कर आना है। तो एक दो क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट बुक में से जब हम करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। रेस्टोरेंट, केटरिंग एंड पर्सनल सर्विसेज, इसके लिए जो है द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। जहां पर भी सर्विसेज हम एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विसेज। दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक सैलून सर्विसेज, हेल्थ एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स एंड केटरिंग।
Example, a customer from Bengaluru gets a haircut at salon in Chennai. The place of supply is Chennai. ये पर्सनल सर्विसेज हैं, मीन्स रेस्टोरेंट की भी पर्सनल सर्विसेज हैं, केटरिंग की भी सर्विसेज पर्सनली हैं। आप अगर सैलून, स्पा, ये सारी चीजें ले रहे हो, तो जहां कहीं आप ये सर्विसेज ले रहे हो, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप जो है रहते हो मोहाली में और आपने जो है वो सैलून सर्विसेज के लिए फोन करा पंचकुला में, तो आपको वो पंचकुला वाला जो है, मान लीजिए जो आपका मतलब जो वो पर्सनल सर्विसेज देता है, वो आपके घर मोहाली में आपको सर्विसेज देता है, तो सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई मोहाली हो जाएगा। बट आप अगर उसके सैलून में चले जाते हो जो पंचकुला में है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है ना, पंचकुला हरियाणा में आता है, मोहाली पंजाब में आता है। और कुछ एक ऐसी जगह है जो बड़ी मुश्किल से 50 कदम दूर होंगी एक दूसरे से, बस दैट्स इट। या आप गए, बॉर्डर पार करा, दूसरी जगह आपको सैलून वो अच्छा लगता है, वहां कर लिया। सैलून आपको होम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो घर आपको सर्विसेज दे गया। तो जोन से भी जगह पर आपने जिस ज्योग्राफी में आपने सर्विसेज ली है, दैट ज्योग्राफी इज बेसिकली द प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर आ जाती है आपकी ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। मींस जहां पे भी आपका वो रजिस्टर्ड पर्सन है, जहां पर आपने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई है, मींस इट कैन बी ट्रेनिंग, जैसे मैं अभी आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो दीज सर्विसेज आर बीइंग डिलीवर्ड टू यू इन पंजाब। बट आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो तभी, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। मैं सर्विसेज यहाँ दिल्ली में बैठ के दे रहा हूं, तो ये सर्विसेज दिल्ली की हो गई। बट आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन होते, तो ये सर्विसेज पंजाब में आपको मिल रही थी। दिस पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो क्लियर। रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन में फर्क पता है? कहां की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं हम? कौन सी रजिस्ट्रेशन? जीएसटी में सर। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वेरी गुड। मींस हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। हाँ जी बोलो। Admission to an event, the place of supply is the location where the event is actually held. This applies to services like tickets to a concert, a movie or a sporting event. तो मीन्स अगर आपकी जो टिकट जहां पे इवेंट होगा, जैसे आप अगर जो है कोई शो देखने चले जाते हो, सतिंदर सरताज का शो देखने चले जाते हो, और सारे के सारे जो है वो पहुंच जाते हो आप पंचकुला, तो आपने वो सर्विसेज हरियाणा में ली। मीन्स दैट आर बेसिकली सर्विसेज दैट आर बीइंग डिलीवर्ड इन हरियाणा। वही जो है अगर सर्विस जो कंसर्ट उसका हो रहा है वो चंडीगढ़ में हो रहा है, तो वो सर्विसेज चंडीगढ़ में डिलीवर हो रही हैं। वही कंसर्ट अगर उसका मोहाली में हो रहा है, तो वो सर्विसेज पंजाब में डिलीवर हो रही हैं। ठीक है जी। तो एडमिशन टू एन इवेंट जो है वो सर्विसेज जहां पर भी डिलीवर कर रहा है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब जो आपका रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन है वो माना जाएगा, और अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मींस जहां पे भी उसको गुड्स हैंड ओवर हो गए, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। जहां पे भी मतलब अगर आप जो है, इफ यू से यू आर इन पंजाब, आप पंजाब में हो, मींस गुड्स आपने जम्मू में लिए हैं, मगर आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं ट्रांसपोर्टेशन की, वो आपकी लोकेशन ऑफ जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी लोकेशन पे प्रोवाइड की गई है। आपका ऑफिस पंजाब में है, आपने गुड्स जो हैं वो उठा के जम्मू भिजवा दिए कि गुड्स मेरे जम्मू भेज दो, मगर बिलिंग जो होनी है गुड्स की, जो ट्रांसपोर्टेशन की, जो ट्रांसपोर्टर की बिलिंग होनी है, एक तरफ तो गुड्स की बिलिंग होनी है, तो गुड्स जो है उसके लिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई जम्मू होगा जहां पे डिलीवरी गई। मगर आप पंजाब में बैठ के जो है ट्रांसपोर्टर को ऑर्डर किए थे कि भाई मेरे गुड्स जो हैं
वो तुम जम्मू पहुंचा दो। तो जोन सी लोकेशन रजिस्टर्ड पर्सन की है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने परचेज ऑर्डर बनाया था, आपने सर्विसेज खरीदी हैं, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, दैट इज पंजाब एंड दैट इज नॉट जम्मू। इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, जैसे हम सब रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, मींस आप जिनसे भी मैं बात कर रहा हूं, आप सब में से कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, आप अगर गुड्स जो है वो जम्मू भेजोगे, तो द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब गुड्स जहां पर आप हैंड ओवर करोगे, वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मींस आपने अगर गुड्स हरियाणा में हैंड ओवर किए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो हरियाणा इज द प्लेस ऑफ सर्विस है। आपने अगर पंजाब में गुड्स हैंड ओवर किए, तो पंजाब इज द प्लेस फॉर सर्विसेज। और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए उसका एड्रेस, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसने जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, उसका एड्रेस जो है, दैट इज द प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ठीक है जी, दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाला। यस सर। अब ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, गुड्स की बात नहीं कर रहे। गुड्स की हम पहले बड़ी क्लैरिटी दे चुके हैं कि जहां पे गुड्स अल्टीमेटली डिलीवर होंगे, दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विस। और सर्विसेज के केस में दैट इज द प्लेस ऑफ योर सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स। और सप्लाई ऑफ सर्विसेज कौन सी हो गई? वो रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस हो गया। और जोन सा आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने जहां पर सप्लाई देने के लिए गुड्स हैंडओवर किए हैं, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज क्या हुई? द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी। जहां पे पैसेंजर चढ़ेगा, जिस प्लेस पे पैसेंजर चढ़ेगा, यहां से जैसे अगर पंजाब से बस चली और पंजाब से बस चल के जो है वो आगरा जा रही है, तो पंजाब इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि पैसेंजर पंजाब से चढ़ गया बस के ऊपर। तो वहां जहां पैसेंजर जो है बस पे चढ़ गया फॉर कॉन्टिन्यूअस जर्नी, आगे जो है वही बस उसको आगरा तक लेके जा रही है, तो दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पंजाब का जो वो जिस जगह पे पंजाब में चढ़ेगा, वो मुक्तसर में चढ़ा, मुक्तसर जो है वो हो गया, अमृतसर में चढ़ा, अमृतसर हो गया, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एग्जाम्पल, ए पर्सन बोर्ड्स अ ट्रेन इन कोलकाता टू ट्रेवल टू दिल्ली, सो कलकत्ता इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, वेस्ट बंगाल जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। वैसे ही सर्विस ऑन बोर्ड ए कन्वेंस, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस। दिस अप्लाइज टू सर्विसेज लाइक केटरिंग और मूवी प्रोड्यूस्ड ऑन एयरप्लेन और ट्रेन। अच्छा, होल्ड करना पड़ेगा 1 मिनट जरा। हेलो। हाँ जी। सर ढूंढना तो, ढूंढ नहीं सर, बड़ा मुश्किल है, बहुत टाइट है सर शेड्यूल। सर नेक्स्ट वीक ही हो पाएगा जब। सर वो तो उन्होंने अपने कंप्यूटर में ढूंढना है सर, अपने आप से ढूंढना है, मेरे से वो डिस्कस करते जाए फोन पे। दैट कैन आई कैन डू, क्योंकि वहां तो आना जाना ही जो है वो 4 घंटे का टाइम है। वो और ज्यादा हो गया दूर सर। हाँ तो सर इस वीक तो नहीं हो पाएगा। वो तो दे शुड एक्चुअली कॉल मी ओवर फोन एंड डिस्कस विद मी, क्योंकि ढूंढना तो उन्होंने अपने पीसी पे है, कोई मैंने फिजिकली वहां थोड़ा ना कुछ जाके ढूंढना है। लॉजिकली तो दे हैव टू फाइंड इट, दे हैव टू डिस्कस विद मी, एंड मेरे को वो फाइल जो है वो ज्यादा से ज्यादा गूगल ड्राइव पे शेयर करते जाए, मैं हाँ ना बताता जाऊंगा कि हाँ जी दिस इज द फाइल, विच इज हाँ जी, हाँ जी, रिमोटली लॉजिकल है। मैं अगले 2 दिन बहुत बुरी तरह स्टक हूँ सर, क्योंकि 4 दिन 3 दिन उसके बाद ऑफिस नहीं हूँ, तो आई हैव टू एक्चुअली वाइंड अप सम थिंग्स देयर नो। हाँ जी, हाँ जी, जी सर, जी सर, जी जी, जी सर, हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमारा हो गया।
Now, next is services on board a conveyance. The place of supply is the location of first scheduled point of departure of that conveyance. This applies to services like catering or movies provided in an airplane or train. This framework ensures that for any given service, the place of supply is clearly defined, which in turn determines whether the transaction is intrastate or interstate. इस वाले पॉइंट में सर्विसेज ऑन बोर्ड ए कन्वेंस, जैसे हमारा जो है इस केस में था केटरिंग सर्विसेज, the place of supply is the location of the first schedule point of departure of that conveyance. This applies to services like catering or movie produced provided on an airplane or train. तो जो सर्विसेज हैं, जो केटरिंग या मूवी दिखाई उन्होंने, उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हुई, उसका जो एक्चुअली प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ वो तो फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर हुआ, जहां से वो ट्रेन या हवाई जहाज जहां से भी चला वो। बट जो गुड्स थे उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई था, मींस खाना जैसे चढ़ा था आपका ट्रेन में, तो खाना जहां पे चढ़ा था ट्रेन में, दैट वाज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देयर इज अ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, बच्चे ध्यान रखने वाली बात है। जो खाने को खिलाने के लिए जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन का, जहां से गाड़ी चली है। मगर अगर गाड़ी के अंदर खाना जो है वो आधे रास्ते में कहीं पे जो है वो बोर्ड होता है, तो खाने की जो खाना जो है उसके ऊपर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, दैट इज द पॉइंट जहां पे वो खाना जो है वो ट्रेन के ऊपर चढ़ा। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। दो सर्विसेज, एक खाना जो है वो एक खाना गुड्स हो गए, और खाना खिलाना जो है वो सर्विसेज हो गई। जो खाना खिलाना है उसको हम केटरिंग कहते हैं। तो यहां जो है ये इसके बेसिस पे जो है हल्की फुल्की सी कंफ्यूजन आएगी। एक अगर क्वेश्चन करेंगे तो उससे इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। नॉर्मली क्या होता है कि आपकी केटरिंग सर्विसेज के पैसे अलग से नहीं लगते हैं, इसलिए वो जो है प्लेस ऑफ सप्लाई का चक्कर इसमें पड़ता नहीं होगा। क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं होता है कि रेस्टोरेंट में जाएं और वहां पे वो कहे जी ये 500 रुपए तो आपके खाने का बिल है और 150 रुपए आपको खाना खिलाने का बिल है, ऐसा नहीं होता। वो पूरे 650 रुपए आपको खाने के नाम पे ही जो है बिल दिया जाता है। तो इसलिए वो डाउट आएगा नहीं। सो व्हेन इट इज गोइंग टू बी फूड, फूड के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पे खाना जो है वो कन्वेंस के ऊपर चढ़ा है। ऑल्दो केटरिंग सर्विसेज या फिर आपकी जो जैसे मूवी दिखाना है, एंटरटेनमेंट वगैरह जो है, उसके लिए जो है जहां से वो जो आपका कन्वेंस है वो शुरू हुआ है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है कन्वेंस का, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्टिंक्शन हुई, प्रैक्टिकली इसके चैलेंज हमको आते नहीं होंगे। चलें आगे। यस सर। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर लोकेशन of supplier and recipient, means when we are talking when location of supplier and recipient both are in India, जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है वो जनरली एक ही होते हैं। तो दो तरह की सर्विसेज हो गई आपकी, मींस एक हो गई आपकी मोबाइल सर्विसेज और एक हो गई फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। तो फिक्स्ड सर्विसेज का तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे लैंडलाइन फोन हो गए, फिर आपके ये लीज सर्किट्स या केबल टीवी वगैरह जो हैं, ये आपको अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन वेयर द फिक्स्ड इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड, जहां पे भी वो इंस्टॉलेशन हुई है। मींस आपने अगर जो है लैंडलाइन फोन जो है अपने घर में पंजाब में रखा हुआ है, तो पंजाब इज द प्लेस वेयर एक्चुअली द सर्विसेज आर बीइंग डिलीवर्ड, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब हो गया। अ कंपनी इन मुंबई हैज फिक्स्ड लाइन installed at its office in Pune, the place of supply is Pune, वो पुणे जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। अब मोबाइल कनेक्शंस में जो है वो दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, एक पोस्ट पेड होता है, एक प्रीपेड होता है। तो पोस्ट पेड के केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, जहां पे भी उसका बिलिंग एड्रेस है वो रह कहीं भी रहा है। मींस मैं हो सकता है कि पंजाब में रहता हूं मगर मेरा बिलिंग एड्रेस दिल्ली का ही है, क्योंकि अब वो आपके जो है कोई रोमिंग चार्जेस तो लगते नहीं है।
तो मैं अपना फोन नंबर चेंज ही नहीं कराता हूँ। जहां भी जाता हूँ जो दिल्ली वाला फोन है वही ले जाता हूँ, वहीं पे अगर 6 महीने रहना हो तो 6 महीने रह लेता हूँ, साल रहना हो साल रह लेता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। तो जो मेरा बिलिंग एड्रेस होगा दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं सर्विसेज पंजाब में एंजॉय कर रहा हूँ मगर प्लेस ऑफ सप्लाई विल स्टिल बी दिल्ली। दिल्ली ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि मेरा घर का पता जो है, मैं पोस्टपेड कनेक्शन है और मेरे घर का पता जो है वहां वो जहां का है दैट इज माई प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अगर मोबाइल कनेक्शन प्रीपेड है तब द प्लेस ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन हाउ द सर्विसेज इज प्रोवाइडेड थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर। मींस आप अगर जो चार्ज कराते हो वो मार्केट में जाके दुकान वाले से चार्ज कराते हो, मींस बहुत पीछे वाले लोग हो, प्रिमिटिव हो, जो शायद आप में से अब कोई भी नहीं होगा, मगर आपके घर में पिताजी हो सकता है अभी भी जो है दुकान वाले से रिचार्ज कराते हो, दादाजी दुकान वाले से रिचार्ज कराते हो, अगर बच्चे ना कर रहे हो तो देन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर एज रिकॉर्डेड बाय द सप्लायर। जो भी मतलब वो कूपन से रिचार्ज करा रहा है तो जिस बंदे ने कूपन बेचा है उसका जो पता है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आप अगर ऑनलाइन रिचार्ज कराते हो जैसे भारत पे पेटीएम पे या और किसी भी ऐप से, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट एज पर द सप्लायर्स रिकॉर्ड्स। तो जो सप्लायर के पास आपके घर का पता दिया हुआ है उस हिसाब से आपकी वही लोकेशन ऑफ सप्लाई हो गई, बस इट्स दैट सिंपल। क्योंकि अब कोई ज्योग्राफीज तो डिवाइड कर ही नहीं रही है प्लेस ऑफ सप्लाई को टेलीकॉम के। तो टेलीकॉम के लिए ये जो आपका 12 सबसेक्शन 11 है ये डिफाइन कर रहा है। आई थिंक इट हैज, अगर ये ना भी पढ़ाता तो आपसे मैं पूछता कॉमन सेंस की तरह से क्या होना चाहिए तो यू कुड हैव प्रोबेबली आंसर्ड कि हाँ जी ये तरीका है। प्रोसेस आपको पता हो अगर मोबाइल कनेक्शंस की कि पोस्टपेड होते हैं प्रीपेड होते हैं वो क्या क्या रखते हैं तो आप बता सकते। दिस इज क्वाइट एग्जॉस्टिव अपने आप। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दीज सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, जो शेयर्स खरीदते बेचते हैं वो वाली सर्विसेज भी इसने मिला ली है। तो उसके लिए जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो ये जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट एज रिकॉर्डेड बाय द सप्लायर। मींस जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स में लोकेशन है उसकी, आप एज ए कस्टमर आपकी, तो दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे मैं अगर मेरा बैंक जो है मैं कभी अगर जॉब करता था बॉम्बे में, वहीं का मेरा बैंक अकाउंट अभी तक चल रहा है, मैंने बैंक अकाउंट अपना चेंज ही नहीं करा, तो मैं बैंक से कोई भी सर्विसेज खरीदूं, मैं बैंक से लोन लूं, मैं बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लूं, मैं बैंक से एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाऊं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ द सप्लाईज हैव बीन डिलीवर्ड एट बॉम्बे ओनली, क्योंकि जो बैंकर है उसके पास मेरा एड्रेस बॉम्बे का है। एक्सेप्शन क्या है? इफ द रिसिपिएंट एड्रेस इज नॉट ऑन रिकॉर्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई डिफॉल्ट्स टू द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। अब अगर जो है एड्रेस, सप्लायर के पास एड्रेस ही नहीं है आपका, पहले कभी होता था आज से 50-60 साल पहले, बैंकर जो है वो आपके एड्रेस में भी इंटरेस्टेड नहीं होते थे, तब से आप चला आ रहा है आपका। नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल नाउ, क्योंकि अब केवाईसी होती है, ई केवाईसी होती है और बहुत कुछ होता है। बट अगर किसी कारण से नहीं भी है तो रिसिपिएंट एड्रेस आपका रिकॉर्ड पे नहीं है तो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लायर ओनली। जो सप्लायर का एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। दो इट्स प्योर प्योर थ्योरेटिकल थिंग। आज की डेट में कोई भी सर्विसेज बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज की इस टाइप से नहीं होती हैं। हाँ बट बैंकिंग नहीं होती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी हो सकती हैं, क्योंकि ये जो है इतने केवाईसी कंप्लायंट शायद नहीं होते हैं, पर्टिकुलरली अगर जो है ये आपका जो गवर्नमेंट ड्रिवन सेक्टर नहीं है, अगर ये आरबीआई गाइडलाइंस के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। बट फाइनेंशियल सर्विसेज तो फिर भी है ना, टैक्स तो जीएसटी फिर भी देना है इन्होंने, तो इसकी वजह से आपके पास अगर एड्रेस नहीं है तो जो प्लेस ऑफ सप्लायर है दैट इज द प्लेस ऑफ सर्विसेज डिलीवर्ड। एग्जाम्पल, ए पर्सन इन चेन्नई हैज ए बैंक अकाउंट विद ए ब्रांच इन मुंबई। The bank's records show that customer address is in Chennai. The place of supply for any banking services provided to this customer will be Chennai. The place of supply will be Chennai. जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ कि मैं रहता दिल्ली में हूँ, मेरे बैंक में एड्रेस मेरा जो है वो बॉम्बे का है, तो सारी की सारी सर्विसेज में ऐसे दिखाई जाएंगी जैसे बॉम्बे में ही मिल रही। इंश्योरेंस सर्विसेज
अगर रजिस्टर्ड पर्सन है कोई, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन. अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट एज पर सप्लायर्स रिकॉर्ड. जो सप्लायर्स के रिकॉर्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड पर्सन का, वहां पे वो सर्विसेज उसे प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है जी. आई थिंक इट इज वेरी वेरी सिंपल, रन ऑफ द मिल चीज है. इसको एक फटाफट से इसलिए कवर कर रहे हैं, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं. Yes, sir. The advertisement services to the government. This specific rule applies to advertising services provided to central government, a state government, or a local authority. The place of supply is considered to be in each of the states where the advertisement is disseminated. तो आपकी जो जहां जहां पे जो है एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई है, वो सब जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है. द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर ईच स्टेट इज डिटरमिन्ड प्रोपोर्शनली बेस्ड ऑन द कंट्रैक्ट. जैसा कंट्रैक्ट होगा कि मेरी जो सर्विसेज हैं वो सब जगह इक्वली दिखाई जाएंगी, मींस एडवर्टाइजमेंट सब जगह इक्वली दिखाई जाएगी, तो इक्वल बढ़ जाएगा. कहीं पर आ जाए कि पंजाब में ज्यादा दिखाई जाएगी, चंडीगढ़ में कम दिखाई जाएगी, जोन सी रेशो डिफाइन करी जाएगी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा. An advertising agency in Mumbai runs a campaign for Gujarat tourism on television channels across India. The place of supply will be Gujarat and the agency will charge IGST since the supplier and place of supply are in different states. If the campaign is run for Indian tourism and is broadcast in multiple states, the place of supply is deemed to be and the place of supply is deemed to be proportionally in each of the states. तो जहां पे आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है, जहां पे वो कैंपेन चल रहा है, वहां की ही जो स्टेट है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है. क्या कह रहा है? एक मिनट ठहरो जरा. तो स्पेसिफिक रूल अप्लाइज टू इसमें ये जो कहना चाह रहा है, अगर जो कैंपेन है ये जो गुजरात टूरिज्म वाला, दिस प्लेस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी, ये गुजरात जो है ये गलत लिखा हुआ है बच्चे, ये द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एंटायर इंडिया. ये गुजरात टूरिज्म का जो एडवर्टाइजमेंट है ऑन टेलीविजन चैनल्स अक्रॉस इंडिया आ रहा है, सारे इंडियन चैनल्स पे आ रहा है. तो ये सर्विसेज जो है ये अक्रॉस इंडिया जो है वो डिसेमिनेट हो रही है. ईच ऑफ द स्टेट वेयर द एडवर्टाइजमेंट इज डिसेमिनेटेड. तो यहाँ ये गुजरात वाला पॉइंट जो है ना ये गलत लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना. मैं अभी जब स्लाइड शेयर करूंगा तो इसको ठीक करके भेजूंगा आपको. द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस गुजरात टूरिज्म केस ऑल्सो इज गोइंग टू बी कि सब जगह ये डिसेमिनेट हो रही है, तो सब जगह हो गई. अब यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ये सारी स्टेट्स हैं, और जो सप्लायर है वो बॉम्बे में बैठा हुआ है. तो बॉम्बे में बैठ के अगर वो पूरे हिंदुस्तान में सर्विसेज दे रहा है तो उसका मतलब आईजीएसटी हो गया इसके ऊपर जो चार्ज होना है. बट वो आईजीएसटी जो है वो गुजरात वाले टूरिज्म के लिए भी वही होना है और इंडियन टूरिज्म के लिए भी वही होना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जहां जहां एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो दिखा रहे हैं, तो एक्चुअली जो आपका जीएसटी है वो तो आईजीएसटी होगा ही होगा इफ द सर्विसेज आर बीइंग सोल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. और यहाँ जो ट्रांसफर जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो हम कैसे डिटरमिन कर रहे हैं, वो डिसेमिनेशन ऑफ सर्विसेज से कर रहे हैं कि वो डिसेमिनेट कहाँ कहाँ हो रही है. When it is like गुजरात की टूरिज्म का आपको याद हो, अमिताभ बच्चन एड में आते होते थे कि कुछ समय तो बिताइए गुजरात में, तो वो हर एक स्टेट में होती थी ना सर्विसेज वो वाली तो डिलीवर. मतलब वो पंजाब में भी दिखता होता था, वो दिल्ली में भी दिखता होता था, और तो और वो गुजरात में भी दिखता होता था, और सब जगह बराबर दिख रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर जो है वो बराबर रेट से सबके ऊपर आईजीएसटी चार्ज होता. ठीक है जी, रन थ्रू. थोड़ा सा बोरिंग बट ठीक है, फाइन. नो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड. वो वाली तक तो किसी ने नहीं पूछनी थी, और ये हर किसी ने पूछने की कोशिश करनी है आपसे एग्जाम में
ये स्लाइड भी मेरे को थोड़ी सी करेक्ट करनी है आपके लिए, इसमें मैंने कुछ कटिंग कर दी हुई है, कुछ ठीक करके मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो फोकस बच्चे एक बार सारा का सारा वापस से ले आइए अपना, क्योंकि दिस वन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाली स्लाइड जो है। ओके सर। तो place of supply where location of supplier of services or location of recipient of services is outside India। अब दोनों में से एक हिंदुस्तान से बाहर हो गया है, या रिसिपिएंट बाहर है या आपका जो है जो सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, दैट इज आउटसाइड इंडिया। दोनों में से वन ऑफ देम इज outside India. So under the Integrated Goods and Services Tax Act, the place of supply rules for services are critical for determining whether a transaction is an interstate supply or an intrastate supply. Section 13 specifically addresses situations where either the supplier or the recipient of a service is located outside India. Section 13 specifically addresses situation where either the supplier or the recipient of a service is located outside India. This is particularly important from imports and exports of services. So section 13 starts with a default rule that applies to all services not covered by specific sections in later subsections 3 to 13. Rule क्या कहता है? The place of supply is the location of the recipient of services. ये रूल उल्टा बनाया हुआ था। हर जगह हम कह रहे थे द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ, नहीं ठीक तो कह रहे हैं द रूल, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज दी, तो दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज राइट, एकदम से ठीक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ, जो रूल है हमारा, दैट वेरी सिंपली टेल्स कि द प्लेस ऑफ सप्लाई इज the location, the place of supply is the location of the recipient of services। जहां पे recipient बैठा है वही आपका place जो है, that is the place of supply। ठीक है जी। अब बुक में कहीं ध्यान से पढ़ोगे तो ये ना लिखा हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर, बुक में ये लिखा हुआ हो सकता है, ध्यान रखना। तो वो जो है वो गलत है, मेक इट ए पॉइंट, आपका यही जो है यही ठीक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, यही नॉर्मल है, यही कॉमन सेंस है। बट ये कॉमन सेंस जो है ये 2025 के अक्टूबर से आई है, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले जो सप्लायर की लोकेशन होती थी उसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते थे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है बच्चे, याद रहेगा। यस सर। बुक पे सेम लिखा हुआ लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, यही लिखा हुआ है बुक में। यस सर, उससे चलो डिफॉल्ट सेक्शन करके फिर लिख रखते हैं। ठीक है, अगर बुक में यही लिखा हुआ है तो देन इट इज गुड, ग्रेट। If the location of the recipient is not known in the normal course of business, the place of supply is considered to be the location of supplier of services। Supplier, location of supplier of services। अगर पता ही नहीं है कि सर्विसेज जा कहाँ रही है, रिसिपिएंट रहता कहाँ है, देन ठीक है, इट्स अ डिफॉल्ट थिंग कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वही माना जाएगा। द जनरल रूल इज फॉर द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल सर्विसेज टैक्सेशन अंडर जीएसटी। फॉर एग्जांपल, इफ a company in India provides the services to a client in the United States and the service isn't one of the special cases mentioned in the law, the place of supply is United States. This means it is considered an export of service and is generally rated 0 rated, provided all the conditions for export are met. Conversely, if a person in India receives the services from a supplier in the United States, the place of supply is India and the Indian recipient would be liable to pay IGST on a रिवर्स चार्ज बेसिस। यहां वो इनवॉइस अपने आप से रेज करेगा, जैसे देवेंद्र उस दिन हम बात कर रहे थे। तो यहां पर जो है इंडियन रिसिपिएंट जो है वो एक अपनी लोकल इनवॉइस भी बनाएगा खुद को ही करता हुआ, और उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो है
वो सर्विस चार्ज जो सर्विस टैक्स है, जीएसटी जो है, वो जमा कराएगा ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है जी। Any doubt still this slide? And this is an important slide, ये ध्यान रखनी है, ये पढ़ के रट्टा मार के जानी है ये। बाकी आज जो पढ़ाया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। The rest of the section 13 outlines the specific scenarios where the place of supply is determined by a different rule overriding the general principle. These exceptions are designed for services that have a very strong link to a particular location or are difficult to categorize under the general rule. For example, service is related to immovable property. The place of supply is where the immovable property is located. Services provided to events, ये चीज हमने पढ़ ली. The place of supply is where the event is held. Services provided in person. The place of supply is where the services are physically performed. ये हो गया हमारा ये सारा का सारा. Online information and database access or retrieval services. The place of supply is the location of the recipient. इंटरमीडियरी सर्विसेज एंड ठीक है, ये पढ़ लेना अपने आप से. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का भी हो गया, ये रिपीटिशन है और कुछ नहीं है. वेयर एनी, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिटरमिनिंग द जीएसटी लायबिलिटी एज जीएसटी इज कंप्यूटेड ऑन एड वैलोरम बेसिस. एड वैलोरम का क्या मतलब समझते हो बच्चे? एड वैलोरम का मतलब होता है कि आप जैसे 100 रुपए है और 100 रुपए के ऊपर जीएसटी आपको बताया जाता है 18% है, तो एड वैलोरम का मतलब हो गया कि 100 रुपए के ऊपर 18%, 18 रुपए. तो दैट सिंपली मीन्स एड वैलोरम. ठीक है जी, याद रहेगा. 1 लाख रुपए के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, तो एड वैलोरम बेसिस पे जीएसटी कितना हो गया? 5,000. ठीक है. तो ये जो है, ये आपको, आप जब दुनिया को इंट्रोड्यूस करते हो खुद को, तो ये बीच में जब पूछते हो ना किसी से, तो ये टैक्स जी एड वैलोरम बेसिस पे है, तो वो समझ जाता है कि ये बच्चा पढ़ा लिखा आ गया मेरे पास. ठीक है, तो ये वर्ड इसलिए यूज करना है. तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो है निकालने के लिए क्या रूल्स हैं? बेसिकली ये ट्रांजैक्शन वैल्यू पे होता है. अब यहां पर जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू के अलावा कुछ एक चेंजेस और हुए हैं दैट आर इंपॉर्टेंट टू बी सीन, समथिंग रिलेटेड टू डिस्काउंट्स एटसेट्रा. तो उसको एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं. दैट आई थिंक कुड बी इंटरेस्टिंग पार्ट टुडे. एक तो ये जो ट्रांजैक्शन है, दिस हैज टू बी द कंसिडरेशन होली इन मनी बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज. अगर दो पार्टीज रिलेटेड हैं आपकी, तो देन वी हैव टू फॉलो सम एक्सेप्शंस की जीएसटी रूल्स 27 से 31 देखेंगे, उसके बेसिस पे करेंगे. आर्म लेंथ प्राइसिंग होनी चाहिए, यानी कि ये वही रेट लगना चाहिए जिस रेट पे बाकी सभी को बेचा जा रहा है. ऐसा ना हो कि आप जो है अपने रिलेटिव को सस्ते में दे रहे हो, तो जीएसटी उसमें सस्ते पे नहीं लगेगा, इट विल बी एट द फुल प्राइस. तो वी विल बी सीइंग द रूल्स एटसेट्रा. बट देन नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि जीएसटी जो है किस वैल्यू पे लगता है. अगर हम डिस्काउंट कुछ दे देते हैं, मीन्स आपकी 1,000 रुपए की इनवॉइस थी, 1,000 रुपए की इनवॉइस के ऊपर आप 150 रुपए का डिस्काउंट देते हो, तो 850 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा या 1,000 रुपए पे जीएसटी लगेगा. दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू सी. उसके बाद आप अगर कहीं जो है कुछ गुड्स फ्री में दे देते हो अपने कस्टमर को, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगना है? या फिर आप जो है इनिशियली तो 1,000 रुपए का बेचते हो
और बाद में जो है अपने कस्टमर को कहते हो कि यार तूने जो है मेरे से जो गुड्स खरीदे थे उसको 1,000 रुपए का तेरे को मैंने तब दिया था, बट क्योंकि तू अब तक मेरे से जो है वो 25 लाख रुपए का सामान खरीद चुका है सन 2026 में अभी तक, मतलब जो तेरा टारगेट था वो तू पूरा अचीव कर चुका है, तो मैं तेरे को जो है जो 100 रुपए वाली आइटम तेरे को बेची थी वो अब मैं तेरे को 95 रुपए में दूंगा, तो तू 5 रुपए का जो है वो क्रेडिट नोट मेरे से ले ले। तो जीएसटी जो है वो 95 रुपए पे लगना चाहिए या 100 रुपए पे लगना चाहिए? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम टू माय माइंड, दैट प्रोबेबली विल कम टू योर माइंड ऑल्सो। इनके जवाब क्या है वो अब हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं इन स्लाइड्स में, कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है। ठीक है जी, चलें आगे इस पे, मतलब ये पॉइंट समझ में आ गया कि क्या देखने जा रहे हैं हम? Yes, sir. So according to section 15 subsection 1 of the CGST Act, the value of supply is the transaction value. Transaction value is the price actually paid or payable for the supply of goods or services. The value forms the basis on which the GST is calculated. उसी वैल्यू पे वो जो एड वैलोरम बेसिस है उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। तो व्हेन इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेड? ट्रांजैक्शन वैल्यू हम तब एक्सेप्ट करेंगे अगर जो है ये दो कंडीशंस मीट हो रही हैं, मींस ओनली इफ दीज टू कंडीशंस आर मीटिंग, अदरवाइज नहीं मानेंगे। क्या दो कंडीशंस हैं? एक तो ट्रांजैक्शन जो है बच्चे वो अनरिलेटेड पार्टीज में होनी चाहिए, मींस वो आपस में रिलेटेड पार्टीज ना हो। रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है, कोई बता सकता है क्या होती है रिलेटेड पार्टीज? बोलो। सर जो ट्रांजैक्शन होती है वो रिलेटेड पर्सन में होती है, जैसे सर वो मतलब कि मतलब सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन हो गए, और रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? सर डायरेक्टर। डायरेक्टर, वेरी गुड। ऑफिसर्स कम Partner. डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स, ठीक है। और सर पार्टनर सर। पार्टनर्स, वेरी गुड वेरी Partners. गुड, Partners. ठीक है। और रिलेटिव्स, ठीक है ना, रिलेटिव्स भी होते हैं। कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट वो भी होती हैं, ये सब रिलेटेड पर्सन है। तो ये चीजें भूलनी नहीं है बच्चे, ये याद रखनी है। अनरिलेटेड पार्टीज होनी चाहिए जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होएगी, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेड होएगी, उसके ऊपर जीएसटी निकाल लो। मगर अगर रिलेटेड पार्टीज होंगी देन वी विल हैव टू सी द डिफरेंट वैल्यूएशन, जो जीएसटी के रूल्स हैं रिलेटेड पार्टीज के लिए, फिर उनको रेफर करना पड़ेगा। सीधी सीधी ट्रांजैक्शन वैल्यू को नहीं मान लेंगे। सोल कंसिडरेशन क्या है? द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। भाई सप्लाई के लिए जो है सिर्फ प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक तो तू चल एक काम कर, ये सामान ले जा, इसके 500 रुपए दे दे, और 500 रुपए के साथ जो है मेरे को एक काम कर, अपना मोबाइल फोन भी दे दे। मीन्स एक नया मोबाइल फोन ले जा, उसके 500 रुपए दे दे, और फिर एक मेरे को अपना पुराना मोबाइल भी दे दे। तो पुराना मोबाइल भी आ गया और 500 रुपए भी आ गए, तो दोनों की क्लब्ड वैल्यू देखी जाएगी कंसिडरेशन निकालने के लिए। खाली 500 रुपए जो है वो कंसिडरेशन नहीं होगी। ठीक है जी, दिस पॉइंट वैलिड? आपने साथ में अपना फोन एक्सचेंज कर लिया ना, तो इस केस में ये ट्रीट किया जाएगा कि आपने फोन जो है वो एक्स को बेच दिया और एक्स ने फोन आपको बेच दिया, दोनों को जीएसटी देना पड़ेगा। तो इफ द मनी इज द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, गुड। बट अगर प्राइस के नीचे अलावा भी कुछ कंसिडरेशन का हिस्सा था, तो वो भी जो है उसकी वैल्यू भी हमने ऐड करनी है इस कंसिडरेशन। दैट कैन बी इन एनी शेप एंड फॉर्म। वो हो सकता है किसी तरह की सर्विसेज हो, वो हो सकता है कि सर्विसेज ना हो कि किसी दूसरी तरह के गुड्स हो, कुछ भी हो सकता है। वो डिलेड कंसिडरेशन भी हो सकती है कि इस साल भी दूंगा तेरे को, अगले साल भी दूंगा, तो वो भी जो डिलेड कंसिडरेशन है वो भी कंसिडर की जाएगी यहाँ पे। नो, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई?
the following amounts are added to the transaction value to arrive at the final taxable value. Any tax, duties, cess, fees and charges levied under any law other than GST. GST छोड़ के अगर किसी और तरह का कोई टैक्स लग रहा है तो वो भी प्राइस में जुड़ जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जैसे कस्टम्स की ड्यूटी जो है वो लगती है, तो आपका जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी देना होता है, साथ में कस्टम्स की ड्यूटी के ऊपर भी जीएसटी देना पड़ता है। कस्टम्स की ड्यूटी के ऊपर जो है एक जो है आपका और सेस लगता है, मींस इट्स एक्चुअली सोशल सिक्योरिटी सेस करके होता है, तो वो सोशल सिक्योरिटी सर्विस जो सेस है उसके ऊपर भी जीएसटी देना पड़ता है। सो एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस एंड चार्जेस लेविड अंडर एनी अदर लॉ अदर देन जीएसटी, उसके ऊपर भी जीएसटी देना है हमने। एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे बट हैज बीन इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट, मींस आपने पता चला कि एक डिजाइनर शर्ट खरीदी, डिजाइनर शर्ट जो है आपने 5,000 रुपए की खरीदी थी, साथ में जो है उसने कहा कि बटन जो इसके ऊपर लगेंगे उसके पैसे अलग देने पड़ेंगे। फिर आपने पूछा कि इसके बटन के कितने पैसे हैं, तो कह रहा है वो डायरेक्ट आप रामलाल को दे दो। रामलाल से पूछा कितने पैसे देने हैं, तो कह रहा है 1,000 रुपए बटन के भी हैं। तो आपको वो जो शर्ट है, जो कुर्ता खरीदा है आपने, वो 6,000 रुपए का पड़ा है। आपका जो जीएसटी बनेगा वो पूरे 6,000 रुपए पे बनेगा। एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे बट हैज बीन इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ने वो 6,000 रुपए दिए हैं। 5,000 रुपए जो है जिससे कुर्ता खरीदा उसको दिए, और 1,000 रुपए जो है उसने रामलाल को दिए, तो वो 6,000 रुपए के ऊपर जीएसटी बनेगा। ठीक है जी, दैट इज द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। ये सब एडिशन हो जाएगा। 5,000 की ट्रांजैक्शन थी इन बिटवीन, जिससे शर्ट खरीदी थी, और जो आपको शर्ट मिल गई 5,000 में, बट 1,000 रुपए जो रामलाल ले गया आपसे अलग से, वो मिला के ट्रांजैक्शन वैल्यू अब 6,000 हो गई उसकी, तो जीएसटी 6,000 रुपए पे बनना है। इंटरेस्ट और लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, अगर आपने लेट फीस दी है, इंटरेस्ट दिया है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू का ही हिस्सा है। द ओनली डिफरेंस इज कि उसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा। जब गुड्स आपने खरीदे थे तो टाइम ऑफ सप्लाई उस टाइम डिटरमिन हो गया था। आपने पेमेंट लेट करी है तो उस लेट पेमेंट का टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा, मगर वो जो हिस्सा है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में चला गया। आपने जो जीएसटी है वो टोटल वैल्यू पे दिया है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये जिसने कल क्लास अटेंड करी थी उसे समझ में आएगा। ये पॉइंट मैंने शॉर्टकट में समझाया है, इसलिए अगर कोई नए बैठे हैं तो दे कैन एक्चुअली आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या बोल गए हो, जरा दोबारा बता दो। हाँ जी, आ गया सबको समझ? ग्रेट। अंकिता का तो अंगूठा आ गया। ठीक है जी, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो incidental expenses such as commission and packing charges incurred by the supplier, इसके अगर पैसे लिए गए हैं तो यस, इसके जो है इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट और लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट ये हमने कवर कर लिया, पहले पढ़ दिया था इसे। सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस एक्सेप्ट दोज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला नीचे वाला पॉइंट बड़ा ध्यान से पढ़ने वाला, समझने वाला, सुनने वाला है। सब्सिडीज क्या होती हैं? What do you mean by subsidies? सर जो अपन गवर्नमेंट हिंदी है, गवर्नमेंट जो देती है, अनुदान कहते हैं हिंदी में, पंजाबी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट सब्सिडी जो है वो जनरली गवर्नमेंट देती है। बट गवर्नमेंट के अलावा कभी कभी प्राइवेट बॉडीज भी दे देती हैं। कुछ एक एनजीओ चल रही होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कई बार वो भी सब्सिडी प्रोवाइड कर देती हैं।
जैसे सब्सिडी की बात करें तो सबसे बढ़िया सब्सिडी इस टाइम जो दिमाग में आती है वो आती है कि आप अगर घर में सोलर पैनल लगवाओ तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हम आपको 55,000 रुपए या 85,000 रुपए तक का खर्चा जो है हम बियर करेंगे। अगर एक सोलर पैनल को लगवाने के 4 लाख रुपए लगते हैं तो आपके 3,45,000 रुपए ही लगेंगे अगर सरकार 55,000 रुपए देगी तो अगर सरकार सब्सिडी दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, मीन्स आपको सरकार जो है मीन्स मोदी सरकार दे या वहां पे पंजाब सरकार दे, अगर वो सब्सिडी दे रही है तो इस 4 लाख रुपए का प्रोडक्ट जो आपकी छत पे लगने जा रहा है आपको जीएसटी खाली 355 पे ही देना है, 345 पे ही देना है। 55,000 जो है वो सब्सिडी में आया है, सरकारी सब्सिडी में आया है, इसलिए उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होगी दैट विल बी 5 लाख माइनस 55,000 ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। बट यही सब्सिडी अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही, कोई प्राइवेट बॉडी दे रही है, मीन्स जो है आपको जो है वो कंपनी दे रही है जिसने सोलर पैनल का बिजनेस किया हुआ है कि भाई 355 की तो जो है ये सरकार ने कर दी, 20,000 रुपए मेरी तरफ से भी जो है सब्सिडी के आप 20,000 रुपए की सब्सिडी मैं भी देता हूं, तो आपको खाली 335 में ही जो है सोलर पैनल लगा के दे देंगे। मीन्स 355 था, 345 था, 345 में से 20 और कम कर दो, 3.25 लाख में आप जो है सोलर पैनल लगवा लो। तो ये जो 20,000 रुपए की सब्सिडी दी है आपको सेलर ने, ये माइनस नहीं होएगी, आपको जीएसटी पूरे 345 पे देना पड़ेगा। ये सब्सिडी की जगह अगर डिस्काउंट क्या क्या देता फिर जो है आपको जीएसटी जो है वो 325 पे लग जाता, मगर उसने डिस्काउंट ना कह के सब्सिडी कही है, तो अब इसके ऊपर जो है जीएसटी लागू होगा, पूरे पूरे पैसे पे जीएसटी देना पड़ेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? सब्सिडी सरकार देगी खाली, तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर कोई प्राइवेट बंदा देगा, नॉन गवर्नमेंट देगी, तो उसके ऊपर जो है जीएसटी लगे। तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बड़ा फाइन सा डिफरेंस है। कॉमन सेंस कहती है उस पर भी नहीं लगना चाहिए, बट हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, तो लॉ में तो ऐसा नहीं होता। लॉ में तो जो है जो लिखा है वही माना जाता है। नाउ इट इज डिस्काउंट्स एंड देयर ट्रीटमेंट्स। Now discounts as per section 15, this is important, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे, जरा ध्यान रखना है इसमें। as per section 15 subsection 3 of the CGST Act 2017, any discount given on supply is excluded from the value of that supply provided certain conditions are met. This section outlines two main scenarios, दो सिनेरियोज हैं जिसमें बात कर रहे हैं हम। पहला सिनेरियो जो है वो पढ़ के, दूसरा सिनेरियो बस पढ़ के बंद कर देंगे, ये स्लाइड लास्ट है आज की, मगर इसकी जो सेकंड वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा जो है समझने वाला है। पहला सिंपल है, तो पहला कहता है दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट्स गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस बनाई, लाख रुपए उसके ऊपर अमाउंट डाला प्रोडक्ट्स का जो आपने खरीदे थे, 10% डिस्काउंट दिया आप, क्योंकि जो है हमारे कस्टमर है, 10% हम आपको डिस्काउंट देते हैं। 90,000 रुपए का बिल बनाया, 90,000 रुपए के ऊपर ही जीएसटी लगेगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्काउंट। ये 10% हो गया तो ये एड वैलोरम डिस्काउंट हो गया, मीन सीधा कैलकुलेट करके माइनस कर दिया आपने 10% 1 लाख पे। For the discount to be excluded from the taxable value, it must be duly recorded in the invoice issued for supply. If it is not on the invoice, it cannot be reduced from taxable value. आपका ये डिस्काउंट जो है ये इनवॉइस पे बड़ा क्लियर दिखना चाहिए। सारा का सारा जो जीएसटी है दैट इज अ गेम अराउंड इनवॉइस ओनली। सारा का सारा खेला ही जो है वो इनवॉइस का है। अगर आपके पास इनवॉइस गायब हो जाती है तो आप समझ लीजिए आपके पास करेंसी नोट गायब हो गए हैं, क्योंकि आप आईटीसी जो क्लेम लिए थे उसका आप जो है कोई एविडेंस ही नहीं है आपके पास कि आपके पास क्यों लिया आपने आईटीसी क्रेडिट। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्यों लिया आप प्रूव ही नहीं कर सकते अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है। तो एवरीथिंग इज अराउंड इनवॉइस। अब उस इनवॉइस पे अगर डिस्काउंट नहीं है तो आप घटी हुई वैल्यू पे जीएसटी कैसे जमा करा दिए? आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि वैल्यू वाकई घटी हुई थी। इनवॉइस 1 लाख की, आपने जीएसटी कैलकुलेट 90,000 रुपए पे करके जमा करा दिया, दैट इज रॉन्ग। नो हियर कम्स मींस ये अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट होगी कि डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस के ऊपर खुदा हुआ होना चाहिए, छपा हुआ होना चाहिए। नो नेक्स्ट कम्स द डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड।
आपने सप्लाई कर दिए गुड्स, जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि आपने जो है वो 2026 में आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, धीरे धीरे करके आपने सामान खरीदा, अगस्त आते आते तक आपने 25 लाख रुपए का सामान खरीद लिया है, और 25 लाख रुपए का सामान खरीदने के ऊपर कंपनी ने कहा था कि हम आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। मींस अब कह रही है कंपनी कि हमने 25 लाख के ऊपर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने का रखा है, क्योंकि जो दिवाली तक 25 लाख का डिस्काउंट माल खरीद लेगा वो 5% का डिस्काउंट का हकदार हो गया। आप अभी ही खरीद बैठे हो, दिवाली तो अभी 2 महीने दूर है, तो हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे। तो ये जो 5% का डिस्काउंट आपको मिलना है, इससे क्या आपका जीएसटी पे भी इम्पैक्ट आएगा? क्या जीएसटी अब आपने जो अभी पिछले 8 महीनों में जो जीएसटी जो है वो कंपनी को दिया होगा ना, 25 लाख रुपए के ऊपर दिया होगा, और अब 25 लाख रुपए के ऊपर 5% डिस्काउंट का मतलब कितना बेनिफिट होगा आपको? 1.25 लाख रुपए का। 25 लाख रुपए के ऊपर 5% मीन्स 1.25 लाख रुपए कंपनी आपको वापस करेगी ना, जो पैसे उसने आपसे फालतू लिए हुए हैं। यस सर। तो वो 1.25 लाख रुपए जब आपको वापस करेगी, तो जब 25 लाख रुपए आपसे लिए थे कंपनी ने, तो 25 लाख रुपए के ऊपर मान लो 10% जीएसटी लिया था, तो 25 लाख प्लस 2.5 लाख आपसे कंपनी ने 27.5 लाख लिए थे ना। अब जब कंपनी आपको 1.25 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है, 1.25 लाख रुपए आपको लौटाएगी, तो 1.25 लाख के साथ 12,500 रुपए का जीएसटी भी वापस करेगी। मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूं वो समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। दिमाग कुछ चल रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए? यस सर। भाई मेरे से जब तुमने पैसे लिए, मैं तुम एक कंपनी हो मान लो, अमनदीप इज अ कंपनी, तो अमनदीप कोर लिमिटेड करके एक कंपनी बनी हुई है और मेरे को माल बेच रही हो, मैंने माल खरीद लिया आपसे, एंड देन 25 लाख रुपए का माल खरीद लिया, तो आप मेरे को बता रही हो कि भाई 1.25 लाख रुपए का डिस्काउंट तेरे को देना है हमने। मैंने कहूंगा जी वेरी हैप्पी, बहुत बढ़िया है, मेरी तो लॉटरी निकाल दी आपने। बट मेरा अकाउंटेंट कहेगा कि भाई तूने जब इसे 25 लाख रुपए दिए थे अमनदीप कौर लिमिटेड को, तो खाली 25 लाख थोड़े ना दिए थे, 25 के ऊपर साथ में 10% जीएसटी भी तो देकर आया था, 27.5 हुए थे। अब 25 लाख में से 1.25 लाख रुपए वही तो वापस कर रही है, कोई अपने घर से कुछ दौड़ता दे रही है, तो उस 1.25 लाख के ऊपर जीएसटी भी लेकर आए इससे। तो दैट इज द क्रक्स, दैट इज द थिंग दैट आई एम टॉकिंग, अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं। एंड द आंसर इज यस। आप जब मेरे को 1.25 लाख रुपए दोगे, तो साथ में 12,500 रुपए जो 10% जीएसटी हमने माना है, वो साथ में 10% जीएसटी भी दोगे। अभी आप मुझे कैश तो दोगे नहीं, ये सब जो आप मुझे दोगे ये क्रेडिट नोट की शेप एंड फॉर्म में दोगे। तो ये क्रेडिट नोट क्या चिड़िया होती है, ये डिस्काउंट कैसे पहले ट्रीट होते थे, मैंने ये आपको अब का ट्रीटमेंट बता दिया है। आज की डेट में इसकी ट्रीटमेंट यही रहेगी। यहां पर है दिस इंक्लूड्स पोस्ट सेल डिस्काउंट्स लाइक volume based incentive or year end rebates. For this type of discount to be excluded, यहां लिखा हुआ है for this type of discounts to be excluded, two conditions must be met. दो कंडीशन जरूरी है। वो दो कंडीशंस कौन सी कह रहे हैं? द डिस्काउंट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। एक तो प्री एग्री होना चाहिए, वो कह रहा है कि पहले से एग्रीमेंट बना लो तभी देने देंगे, नहीं तो नहीं देने देंगे। दिस मींस देयर नीड्स टू बी ए क्लियर प्री एग्जिस्टिंग कंट्रैक्ट और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिस्काउंट स्कीम। ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि जी अचानक से मेरे को खुशखबरी दी, ये अचानक से खुशखबरी नहीं होनी चाहिए। एज पर दिस स्लाइड ये जो है ये प्री एग्री होना चाहिए, यानी कि जनवरी में ही ये एग्रीमेंट जो है वो पहले ही बन जाना चाहिए था, कि जनवरी में ही बता देते कि भाई आपने अगर साल भर में 25 लाख का माल ले लिया तो हम आपको तब डिस्काउंट देंगे। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? द डिस्काउंट मस्ट स्पेसिफिकली बी लिंक्ड टू रेलेवेंट इनवॉइसेस। वो सारी की सारी इनवॉइसेस जो हैं उसके ऊपर वो जो है बड़ा क्लियर दिखना चाहिए। द सप्लायर मस्ट इशू ए क्रेडिट नोट फॉर डिस्काउंट। तो ये जो मतलब एक तो वो कह रहा है कि ये जो इनवॉइसेस हैं उसके ऊपर वैल्यू जो है वो टोटल दिखनी चाहिए, और दूसरा वो जो कह रहा है वो कह रहा है कि क्रेडिट नोट देंगे जी हम इसका
तब होगा। The input tax credit attributable to discount which was previously claimed must be by the recipient must be reversed by them. अब आपने ये पॉइंट बड़ा वैलिड हो गया जो आईटीसी वाला है, वो है कि आपने जब 2.5 लाख रुपए का टैक्स दिया था तो उस टाइम उस 2.5 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम किया होगा। यस सर। 2.5 लाख का आईटीसी क्लेम किया होगा ना आपने। अब जो जब वो 2.5 लाख का आईटीसी क्लेम कर लिया है और उसके बाद 12,500 रुपए का आप कह रहे हो कि आपको जीएसटी वापस रिफंड मिलना चाहिए, तो आपने ये 12,500 रुपए का जो जीएसटी जो आपको वहां से वापस मिलेगा, जो अमनदीप एंड कंपनी आपको वापस देगी, उस उतना आईटीसी का रिवर्सल करोगे। ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। शिवम के अलावा किसको नहीं समझ में आया? शिवम को तो समझ आ गया। सर सर दोबारा दसियो। हाँ शुभम बोलो, कुछ आप बोल रहे थे। मैं दोबारा बताता हूँ बच्चे, 2 मिनट। तो सर जैसे सप्लायर ने तो जैसे सप्लायर को हमने टैक्स दिया, उसके बाद उसने वो तो गवर्नमेंट को पे कर ही दिया होगा, तो फिर बिल्कुल। बाद में कैसे वापस लेगा टैक्स? अगला टैक्स जो है वो कम जमा कराएगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। हिसाब किताब है ना भाई। अगर मैंने तुमको जो है तुमसे 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और गलती से चेक तुमको 1,10,000 रुपए का भेज दिया, तो मैं अब तुमसे ये थोड़ी ना कहूंगा मेरे 10,000 रुपए वापस कर। अगला सामान जब भेजोगे तो 10,000 कम भेज दूंगा। ओके सर। अब आपने सरकार ने पहले आपने सरकार को मींस मान लो कि अमनदीप एंड कंपनी ने सेल खाली मेरे को करी है 25 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की सेल दिखाई। अब 25 लाख रुपए की सेल दिखाई तो उसके ऊपर जो जीएसटी था 2.5 लाख रुपए, वो मेरे से कलेक्ट करके जमा करा दिया कि ये जी पकड़ो आपके 2.5 लाख रुपए सरकार को आ गए आपके। अब जो है नेक्स्ट जो इसने सेल करी, वो सेल करी मेरे को दोबारा से 2 लाख रुपए की, मगर 2 लाख रुपए की सेल जब इसने मेरे को करी तो 1.25 लाख रुपए का पिछला वाला डिस्काउंट दे दिया कि तुम्हें मैंने पहले 25 लाख की सेल करी थी, उस पर 1.25 लाख का डिस्काउंट दिया हुआ था। तो 2 लाख रुपए की जो मेरे को ये दिखाएगी इनवॉइस करी है, 1.25 लाख रुपए का दिखाएगी नीचे क्रेडिट नोट इशू हुआ तुझे, तो 75,000 की सेल रहेगी, 2 लाख माइनस 1.25 लाख। यस सर। 2 लाख की सेल दिखाएगी, 1.5 लाख का क्रेडिट नोट दिखाएगी, 75,000, 75,000 रुपए के ऊपर टैक्स दिखाएगी 7,500, 7,500 जमा करा देगी, जबकि माल मुझे 2 लाख का बेच चुकी है। उसके बाद जिस दिन सरकार इसको बुलाएगी हिसाब किताब करने के लिए, स्क्रूटनी पे बैठेगी, उस दिन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके पहुंच जाएगी, बड़ा क्लियर दिखाएगी। वही सेम मेरे को पूछा जाएगा, मैं भी वैसे ही दिखाऊंगा जी 1.25 लाख रुपए का क्रेडिट नोट मिला था। बुक्स कंप्लीट है अपने में, दोनों की बुक्स कंप्लीट है। वो जो ऑफिसर है उसे कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जहां एक ने हेरा फेरी करी होगी वो पकड़ा जाएगा, अगर हेरा फेरी नहीं हुई है तो पकड़े जाने का कोई मतलब ही नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ the only thing that needs to be means basically हमारी जो conditions थी, 2 जो थी वो ये वाली थी। इसमें यहां पर 3 बुलेट्स बने हुए हैं। पहली कंडीशन थी the discount must be established in terms of agreement into at or before the time of supply. This means that there needs to be a clear pre-existing contract or understanding about the discount scheme. और दूसरा जो है ये जो ITC है attributable to discount which was previously claimed by the recipient, this must be reversed. ये जो ITC का क्रेडिट है लिया हुआ, इसको रिवर्स करना है। तो अपने आज की डेट में जो कंडीशन रह गई है वो खाली नीचे वाली रह गई है, ये वाली कंडीशन जो है ये डिलीट। ठीक है जी। अब कोई प्री एग्जिस्टिंग कुछ नहीं चाहिए अपने को। There is no requirement of any pre-existing agreement. आप जो है अपने डीलर को कंपनी जो है कभी भी डिस्काउंट दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ ले जाओ। क्योंकि ये जो है ये जीएसटी आने से पहले प्रैक्टिस होती थी कि आप कभी भी डिस्काउंट दे देते थे। जीएसटी आने के बाद उन्होंने कहा कि डिस्काउंट तुम दो यार जितना मर्जी दो, मगर हम तुम्हें जीएसटी का बेनिफिट नहीं देने देंगे। जीएसटी का बेनिफिट चाहिए है तो आपको जो है ये प्री एग्जिस्टिंग एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एग्रीमेंट दिखा पाते हो
प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट होता था। स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट विच इज नॉट इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली। स्टैम्प पेपर और नो रेट्रोस्पेक्टिव अरेंजमेंट मींस जिस दिन आपने स्टैम्प पेपर खरीदा है उसके बाद की डेट से तो एग्रीमेंट कर सकते हो, उससे पहले की डेट में कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कंपनी को जो है डिस्काउंट जो है, ये जो आपके ईयर एंड डिस्काउंट्स है या डिस्काउंट स्लैब्स वाले डिस्काउंट है, इसको बेसिकली हाथ बांध दिए थे कंपनी के कि यार ऐसा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते हैं अगर हमने पहले नहीं सोचा है। तो हर कंपनी सोचने की कोशिश करती थी, मगर कई बार सेल नहीं होती है तो डिस्काउंट बढ़ा नहीं सकती थी, क्योंकि डिस्काउंट बढ़ाती तो जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता। तो कंपनियां उसमें फंसी हुई थी। बट अब जो है इस साल से उन्होंने कह दिया कि हाँ जी आप दो डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग कंट्रैक्ट की जो नीड है ये खत्म हो गई है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है जी, is it clear? Yes, sir. If it is clear, give me thumbs up. और अगर किसी को डाउट है तो इस डाउट को हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वी विल टेक अप इट इन दी नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कब होगी आई विल टेल यू। थैंक यू सो मच। हैव अ प्रॉमिसिंग वीक अहेड। अच्छे से पढ़ाई करना, दिल लगा के। मिलते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.